चल रहे हैं नेट ऑब्जेक्टिव 7। तो दामोदरपुर का ताम्रपत्र लेख, गुप्त काल में दामोदरपुर से एक ताम्रपत्र लेख मिला है जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है। किसके शासनकाल से संबंधित है? तो दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो है वो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? तो मृच्छकटिकम। ठीक है ना। इसमें किसके किसके बीच प्रेम का वर्णन है भाई? तो निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और सदाचारी गणिका बसंत सेना के बीच। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। इस जानकारी का स्रोत क्या है? तो एरन अभिलेख में कहा गया है। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज के समान था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कुल 33 पंक्तियां हैं। ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख हुआ है। सही है कि गलत है? सही है। प्रशस्ति के 7वें श्लोक में गुप्त वाकाटक संबंधों का उल्लेख है ना। यही गलत है। प्रशस्ति पर जहांगीर एवं बीरबल का भी लेख है। अरे हाँ। अगला सवाल, राजशेखर के अनुसार किसने अपने राजमहल में केवल संस्कृत बोलने की अनुमति दी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के अनुसार राजशेखर के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राजमहल में केवल संस्कृत बोलने की अनुमति दी थी। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त नरेश कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम था। किस अभिलेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया है? तो विलसद अभिलेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया है। ठीक है। स्मिथ के अनुसार किसकी उपाधि प्रकाशादित्य थी? तो पुरुगुप्त की उपाधि प्रकाशादित्य थी। पुरुगुप्त की उपाधि प्रकाशादित्य थी। ये किसके अनुसार है? तो स्मिथ के अनुसार है। ठीक है ना। यह अंतिम गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक तथा मालवा से लेकर बंगाल तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया था। बुधगुप्त। कौन था? बुधगुप्त। देखिए, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल कितने उदाहरण उपलब्ध हैं? 2। प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल कितने उदाहरण हैं? 2। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो बाघ गुफाएं में। अजंता और बाघ यही 2 जगह पर है गुप्त का वो। ठीक है। किसने अपनी रचना में यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। ये फाहियान ने कहा है। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ये किसने कहा है भाई? तो फाहियान ने कहा है। साम्राज्य को भुक्तियों में विभाजित किया गया था। भुक्तियों को विथियों में विभाजित किया गया था। विथि गांव में विभाजित किए गए थे। कौन सा सही है? तो केवल 1 और 3 सही है। यानी कि विथि गांव में विभाजित किए गए थे, ये भी सही है। और साम्राज्य को भुक्तियों में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। गुप्त काल में पंचायतन शैली का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो गुप्त काल में पंचायतन शैली का प्राचीनतम मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। गुप्त संवत का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है किस अभिलेख में? तो गुप्त संवत का प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। ठीक है।
लक्ष्मी सरस्वती की मूर्ति किस काल की देन है? तो लक्ष्मी सरस्वती की मूर्ति गुप्त काल की देन है। प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ किसे माना जाता है? तो प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ बृहत संहिता को माना जाता है। कालिदास के किस काव्य में यक्ष की वीरह गाथा का विवरण है? तो कालिदास के काव्य मेघदूत में यक्ष की वीरह गाथा का विवरण है। अजंता की कौन सी गुफा को चित्रशाला कहा गया है? तो अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। किस मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण का अंकन हुआ है? किस मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण का अंकन हुआ है? तो नचना कुठार मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण का अंकन हुआ है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? तो ये अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन। तो इसका जवाब है लैटिन। गुप्तकालीन धार्मिक दशा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसको छोड़ दो। अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में पुनः जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहता हूँ। किसने कहा है? फाह्यान ने कहा है ना। अगला, महिला का विवाह ही उसका उपनयन है, इसलिए उसे शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। किसका कथन है? तो एक कथन है याज्ञवल्क्य क्या, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व नगद ग्रहण किया जाता था? बलि नहीं, भाग नहीं, हिरण्य, हाँ हिरण्य नगद ग्रहण किया जाता था। भीतरगांव का ईंटों का मंदिर एक ख्याति प्राप्त गुप्त स्मारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापत्य लक्षण यहाँ पाया जाता है? तो भीतरगांव का ईंटों का मंदिर एक ख्याति प्राप्त गुप्त स्मारक है। इसमें यथार्थ मेहराब का प्रयोग जो है वो इसका लक्षण है। अपने वृत्तांत में फाह्यान किस चीज का उल्लेख नहीं करता है? तो दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख फाह्यान नहीं करता है, ठीक है ना।